चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आईडीटी का सेकेंड पार्ट में हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर रहेगा वो डिस्कस स्टार्टेड रहेगा चार्ज से। चैप्टर का नाम बोलो, चार्ज। फर्स्ट क्लास क्या किए थे, क्विक रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कि कैसे हम लोग, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, जीएसटी किस पे लगता है? बेसिकली जीएसटी लगता है जब देयर इज़ अ सप्लाई, देयर इज़ अ सप्लाई। जब सप्लाई होगा जीएसटी लग जाएगा। आज का जो चैप्टर है वो उसी बेसिस पे डील करता है, जो हम लोग को बताता है कि चार्ज क्या होता है। बोलो, चार्ज। यानी कि जो चैप्टर है इसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। इसका नाम क्या बोलो? चार्ज ऑफ जीएसटी। कि जीएसटी का चार्ज क्या रहेगा, किस प्रकार से रहेगा और चार्ज कैसे रहेगा। सबसे पहला चीज़ जो हम आपको इम्पोर्टेंट है, जो आपको फॉलो करने का ज़रूरत है, वो ये है, नंबर वन, दैट इज चार्ज जब होता है तो सबसे पहले हम लोग को समझना है, हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं सेक्शन 9। बोलिए, सेक्शन 9 ऑफ व्हाट? सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी। सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, उसी का सेक्शन 9 पढ़ने वाले। क्लियर हुआ? अब जब हम बात करते हैं चार्ज का, तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले आपको ये बताना है, व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई। बोलिए तो, व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई? व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई? सर, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, यस और नो? when the location of supplier and place of supply is in two different state, clear है? या एक स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी, समझ आ रहा है? या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, इट इज नोन एज व्हाट? इंटर स्टेट सप्लाई। आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप लोग अपने मैट का एक बार सेकेंड चैप्टर खोलिए प्लीज। आपके मैट का एक बार सेकेंड चैप्टर खोलिए। आपने खोला सेकेंड चैप्टर? चैप्टर का नाम क्या बता सकते हैं? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, यस और नो? सबसे पहला लाइन क्या लिखा है देखिए तो, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है? अब ध्यान से समझिए, अभी मैं आपको बताने वाला हूं चार्ज, जो कि डील करता है सेक्शन 9 से, लेकिन ये वो बता रहा है इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है। वो क्या बता रहा है? इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, उसका डिस्कशन अभी अपने नहीं कर रहे। पहले देखो, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है? जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, टू डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी, वन स्टेट या फिर एक यूनियन टेरिटरी। और यहां पे देखो क्या लिखा है, all imports of goods in India shall be deemed to be a interstate supply, and accordingly IGST shall be levied on the imported goods in addition to the applicable customs duty। मेरा बात ध्यान से समझिए, इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है सर? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इस फैक्टर्स में रहता है, नंबर वन, टू डिफरेंट स्टेट, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, जब एक गुड्स का सप्लाई वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र में हो रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टेट सप्लाई। उसी तरह जब दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के बीच में हो रहा होता है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड से लक्षद्वीप, समझ आ रहा है? तो वो भी क्या माना जाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई, यस और नो? या फिर एक स्टेट से एक यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है सर, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल से अंडमान निकोबार, तो इट्स अ टाइप ऑफ एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरीज। अब जो इसमें ऐड हो रहा है वो ये बोल रहा है कि हर तरह का इंपोर्ट भी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हर तरह का इंपोर्ट भी क्या माना जाएगा? बोलो, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या माना जाएगा? बोलो, इंटर स्टेट सप्लाई। यानी कि इंपोर्ट हो रहा है, गुड्स क्या हो रहा है? बोल, इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट इन द सेंस, सपोज करो आप बाहर से एक गुड्स मंगा रहे हो, तो उसको अपने कौन सा सप्लाई बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई, यस और नो? ये पूरा पैरा वही बोलता है, एक बार रीड कर लीजिए आप लोग, यस और नो? एक बार रीड कर लीजिए आप लोग, क्या समझे? बोलिए।
मेरा बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ये कंसेप्ट का खेल है सर। जब एक गुड्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाता है तो हम लोग चेक करते हैं कि उसका सप्लायर कौन से लोकेशन में और वो जा रहा है कौन से लोकेशन में, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग होता है, जैसे दो डिफरेंट स्टेट हो गया या दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी हो गया या एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी हो गया या फिर कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है। अब मेरा बात ध्यान से समझिए, जब हम लोग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं देयर कम्स अ कंसेप्ट ऑफ कस्टम्स। कम्स द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? कस्टम्स। कस्टम्स लॉ लगता है, क्या लगता है बोलो? कस्टम्स लॉ। हमारे सिलेबस में जो कस्टम्स से रिलेटेड लॉ है वो दो ठो है। एक है कस्टम्स एक्ट, बोलिए क्या? कस्टम्स एक्ट। और एक है कस्टम्स टैरिफ एक्ट। क्या बोले? कस्टम्स टैरिफ एक्ट। दो ठो एक्ट है, बोलिए क्या? कस्टम्स एक्ट और दूसरा क्या है? कस्टम्स टैरिफ एक्ट। अब जब हम बात कर रहे हैं कस्टम्स एक्ट का और कस्टम्स टैरिफ एक्ट का, ये लगता कब है आपको पता है? ये कानून आपके ऊपर कब एप्लीकेबल हो जाएगा? जब कभी भी कोई भी गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा हो या फिर इंपोर्ट हो रहा हो। तो जब इंपोर्ट हो रहा है, अगर हम उसको इंपोर्ट बोल रहे हैं तो इंपोर्ट होते ही हम अगर उसको क्या मान रहे हैं? इंटरस्टेट सप्लाई। तो इस पे क्या लगेगा? इंटरस्टेट सप्लाई जब भी होता है तो हम लोग लगाते हैं, पता है क्या? क्या लगाते हैं बोलो? आईजीएसटी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोल रहा है कि इस तीनों केस में आपका जो आईजीएसटी लगेगा ना सर, वो आईजीएसटी एक्ट फॉलो करके लगेगा। कौन सा एक्ट फॉलो करके लगेगा? आईजीएसटी एक्ट। ये तीनों केस में। लेकिन जब कभी भी कोई गुड्स इंपोर्ट होगा ना सर, आईजीएसटी लगेगा, लेकिन वो आईजीएसटी लगेगा एज पर कस्टम्स टैरिफ एक्ट करके। समझ आ रहा है आपको? सर इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है? व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, one state, one union territories, and import of goods is treated as what? Interstate supply. Sir, in the first three cases, IGST will be levied as per IGST Act. But in the case of import of goods, IGST will be levied as per Customs Tariff Act. समझ आ रहा है? अब एक बार रीड करिए, रीड करिए आप लास्ट लाइन। ऑल इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया shall be deemed to be a interstate supply, and accordingly IGST shall be levied on the imported goods in addition to applicable customs duty. Guys, कस्टम टैरिफ एक्ट बताता है किस रेट पे कस्टम्स का ड्यूटी लगेगा, और कस्टम एक्ट जो है ये बेसिकली ये बताता है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना लगेगा। मतलब इंपोर्ट कराओगे आईजीएसटी भी लगेगा और क्या लगेगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसीलिए बोला इन एडिशन टू कस्टम्स ड्यूटी। ये पूरा पैरा आपको एकदम माथा में घुसा? कोई भी प्रोविजन में डाउट है आपको इस पोर्शन से? हाँ जी, बेसिक कस्टम ड्यूटीज भी, इसको लेके बहुत केसेस चल रहा है कि ये तो टैक्स ऑन टैक्स हो जा रहा है सर। फिर से बेसिक कस्टम ड्यूटी भी दो, फिर आईजीएसटी भी दो, इट्स अ टैक्स ऑन टैक्स। और जीएसटी का मेन कंसेप्ट क्या था? कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं होगा, लेकिन हो रहा है इसमें। देखिए सर, कस्टम्स का दो एक्ट होता है, कस्टम्स एक्ट और एक कस्टम्स टैरिफ एक्ट। कस्टम्स एक्ट लॉ बताता है कस्टम से रिलेटेड, लेकिन जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है वो एज पर कस्टम्स एक्ट लगता है। और फर्दर कोई और भी ड्यूटी लगना, जैसे आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक्स्ट्रा कुछ भी ड्यूटी लगता है वो एज पर कस्टम्स टैरिफ एक्ट लगता है। लेकिन जब हम लोग गुड्स को इंपोर्ट करवा रहे होते हैं तो आपको सपोज करो तुम एक गुड्स मंगाया यूएसए से, तो तुम्हारा यूएसए का जो गुड्स का वैल्यू है सपोज करो XX, उस पर आपको लगेगा आप सबसे पहले क्या? बेसिक कस्टम ड्यूटी। उसके बाद ये क्या लग रहा है? आईजीएसटी। ये जो आईजीएसटी लगेगा ये एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट लगेगा, ठीक है, वो भी लगेगा। समझ आ रहा है? उसके पास जो टोटल वैल्यू आएगा वही आपका उतना टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? टैक्स क्या होगा? ये वाला पोर्शन ना, क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ये पूरा पैरा में कहीं भी डाउट है आपको? सर नेक्स्ट रीड करिए क्या लिखा है। सर्टेन सप्लाईज, आप देख पा रहे हैं क्या लिख रहा है? सर्टेन सप्लाईज टू बी ट्रीटेड एज व्हाट? इंटर स्टेट सप्लाईज। सर्टेन सप्लाईज टू बी ट्रीटेड एज व्हाट? इंटर स्टेट सप्लाईज। यानी कि इसको हम लोग इंटर स्टेट ही बोलेंगे। समझ आ रहा है? आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जो लिस्ट अभी हम पढ़ने वाले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। आप एक बार रीड करिए तो दो ठो।
अब देखिए, रीड अगर आप करोगे तो आपका प्रोविजंस आपको घुसेगा बोल क्या रहा है। प्रोविजंस क्या बोल रहा है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ टू और बाय SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट्स फॉर ऑल द पर्पस ऑफ SEZ इज कंसिडर्ड टू बी अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। याद करो, मैंने आपको जीरो रेटेड सप्लाई पढ़ाया था। जीरो रेटेड में आपने क्या सीखा था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आप उसमें कुछ सप्लाई करते हो, इट इज कंसिडर्ड एज जीरो रेटेड। यस और नो? इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? जीरो रेटेड। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है? एक जोन होता है, ठीक है, एक नॉर्मल जोन होता है जिसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कोई भी टैक्स पर्पस के लिए, कोई भी टैक्स, जब हम लोग दिमाग का कैलकुलेट करते हैं, टैक्स का बात करते हैं, टैक्स पर्पस के लिए ये जोन को हमेशा आउटसाइड इंडिया माना जाता है। क्या माना जाता है? आउटसाइड इंडिया। अगर इस जोन को आउटसाइड इंडिया माना जाता है तो अगर तुम कोई भी गुड्स सप्लाई करोगे या कोई गुड्स उससे मंगाओगे तो इट इज काइंड ऑफ इंपोर्ट ओनली। और जब इंपोर्ट माना जाएगा तो क्या लगेगा? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या लगेगा? इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब माना क्या जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। मेरा बात ध्यान से सुनो, हम बार बार एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। सप्लाई है कि नहीं है वो एक बात है, उस पर GST लगेगा कि नहीं लगेगा वो एक बात है। यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ सप्लाई और नॉट। GST का क्या रूल है सर? GST का रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कोई चीज़ सप्लाई है कि नहीं है, ठीक है। फिर उससे आप माइनस कर दोगे कोई भी चीज़ जो क्या है, बोलो, एग्जेम्प्टेड है। यस और नो? जैसे ही आप उस सप्लाई से एग्जेम्प्टेड माइनस करोगे, आपके पास एक वर्ड आएगा जिसको आप बोलोगे टैक्सेबल सप्लाई। फिर आप इस पे क्या चार्ज करोगे? GST चार्ज करोगे। आप इस पे जैसे ही GST चार्ज करोगे आपको ITC का बेनिफिट मिलेगा। यस और नो? यही ना कंसेप्ट है, क्लैरिटी यही है। तो बोल रहा है सर्टेन सप्लाईज टू बी ट्रीटेड एज व्हाट? इंटर स्टेट सप्लाई। सर्टेन सप्लाई टू बी ट्रीटेड एज व्हाट? इंटर स्टेट। यानी कि इसको इंटर स्टेट बोलेंगे। तो अगर हम आपको क्लैरिटी दे इंटर स्टेट क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाईज या व्हाट आर द इंटर स्टेट सप्लाईज, आपका आंसर क्या रहेगा? कि वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, वन स्टेट वन यूनियन टेरिटरी, ऑल इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? एनीथिंग सप्लाइड टू और बाय, एनीथिंग सप्लाइड टू और बाय अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? इंटर स्टेट सप्लाईज। यहां तक इंटर स्टेट ये है। इंटर स्टेट का लिस्ट और बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है जो इंट्रा नहीं है वो इंटर है। समझ आ रहा है? जो इंट्रा नहीं माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? इंटर माना जाएगा। तो इस बेसिक के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि क्या इंट्रा है, यस और नो। जो इंट्रा नहीं है वो क्या है? इंटर है। तो इंट्रा क्या नहीं है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा। अब रीड करो। फर्स्ट क्लास किया है बाबू तुम? चल झूठा, फर्स्ट क्लास किया है? समझ नहीं आ रहा है? एक्सप्रेशंस तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। इंट्रा स्टेट में देखिए क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, देखिए अभी हम आपको प्रोविजंस पढ़ा रहे हैं, अभी हम फिर से फुल वर्क करेंगे बोर्ड पे, तो आप एक बार प्रोविजंस को दिमाग पे डालिए, ठीक है, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, आप जानते हो फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है ना, तो आपको फिल करना पड़ सकता है ये। तो आप देखिए क्या लिखा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन सेम स्टेट। वो तो ठीक है सर, ये वाला मेन है, सर्टेन सप्लाई नॉट टू बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट। तो सुनना, अगर ये इंट्रा नहीं है तो ये क्या है, वही तो पढ़ना है। तो इंट्रा क्या नहीं है? नंबर 1 सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, मतलब ये सेम ऊपर वाला है। फिर दूसरा पॉइंट पढ़िए, तो दूसरा पॉइंट पढ़िए तो सर, सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू टूरिस्ट। थर्ड वाला पॉइंट पढ़िए तो सर, गुड इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी। सब कॉमन है, सब कॉमन है, सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो क्या है? टूरिस्ट। यानी कि अगर आप कोई गुड सप्लाई करते हो टूरिस्ट को, टूरिस्ट मतलब जो इंडिया में आया हो और उसको आए हुए 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको अपने टूरिस्ट बोलेंगे। तो उसको जो भी आप गुड्स दे रहे हो, भले ही सेम स्टेट पे सप्लाई हो रहा है,
नोटिस करो, सेम स्टेट नहीं है, कोलकाता में आ रहा है, कोलकाता का गुड्स उसको दे रहे हैं, सेम ही स्टेट में आ रहा है, लेकिन हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? अब हम पूरा उसको समरी बना देते हैं इस पूरे चार्ट को, अब अच्छा से समझ जाइएगा। देखिए सर, इस चैप्टर में अपने को इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के बारे में जानना है, ठीक है। हम दो तरह की सप्लाईज के बारे में बात करेंगे आपसे आज। कितना तरह की सप्लाई के बारे में? दो तरह का। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, क्योंकि आपको पता है सप्लाई होना चाहिए। सबसे पहले हम लिख रहे हैं इधर इंटर स्टेट। हम क्या लिख रहे हैं बोलिए? इंटर स्टेट। क्या लिखे हैं? इंटर स्टेट सप्लाई। उधर हम लिख रहे हैं इंट्रा स्टेट। क्या लिखे बोलिए? इंट्रा स्टेट सप्लाई। यस और नो? अब ध्यान से सुनिए, व्हाट इज इंटर स्टेट सप्लाई? वेयर द लॉस एंड पॉस, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। वेयर द लॉस एंड पॉस, ये याद रहेगा ना, लॉस पॉस शॉर्ट फॉर्म। व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट स्टेट, या फिर टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज गाइज, या फिर वन स्टेट या वन यूनियन टेरिटरीज। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल क्या लेंगे आप? सपोज करिए वेस्ट बंगाल से एक सप्लाई हो रहा है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में आप क्या एग्जाम्पल लेंगे सर? अंडमान एंड निकोबार से ट्रांसफर हो रहा है लक्षद्वीप पे। यस और नो सर? वन स्टेट और वन यूनियन टेरिटरी का आप क्या एग्जाम्पल लेंगे सर? अंडमान एंड निकोबार से ट्रांसफर हो रहा है वेस्ट बंगाल में सर, तो उसको अपने क्या मानेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या मानेंगे उसको आप? इंटर स्टेट सप्लाई। उसी तरह से सर इंपोर्ट, बोलिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली इंडिया में गुड्स इंपोर्ट होगा, उसको अपने क्या मानेंगे सर? इंटर स्टेट सप्लाई। लेकिन सर एक हल्का सा चीज याद रखिएगा सर, इस पे जो IGST लगेगा ना सर, वो एज पर कस्टम टैरिफ भी लगेगा और IGST लगेगा कस्टम ड्यूटीज के साथ, ठीक है। अब ये जो IGST लगेगा ना सर, ये लगेगा IGST एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट, एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट। यस और नो? और सर इस सब केसेस में जो IGST आप डालेंगे ना सर, ये सारा केसेस में जो आप IGST मारेंगे वो एज पर क्या मारेंगे? IGST एक्ट। क्लियर है सर? एकदम क्लैरिटी है ना आपको? हाँ, लिखने का टाइम देंगे, क्लियर है ना? अच्छा, अब ध्यान से समझिए, इंपोर्ट हो गया सर। अब फिर और क्या क्या इंटर आता है? बोलो, तुम लोग बोलो, क्या सोच, और क्या इंटर आएगा? वेरी गुड, सप्लाई टू और बाय। यस और नो? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आप कोई भी गुड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ले रहे हो, गुड्स मतलब कुछ भी दे रहे हो सप्लायर, वहां से कुछ मिल रहा है, वो भी आपका क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आउटसाइड इंडिया टेरिटरी माना जाता है, ठीक है। फॉर टैक्स पर्पस, लिख लीजिएगा आप ये, फॉर टैक्स पर्पस, खाली टैक्स पर्पस का बात कर रहे हैं। फॉर टैक्स पर्पस SEZ is considered, very good, is considered outside India। ऐसे नहीं मानेगा, इकोनॉमिक जोन अलग है, ये दिया ही जाता है, सिखाएंगे। ये क्लियर अच्छी तरह से? और क्या सर, और क्या पॉइंट लिखोगे, और बताओ? सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू टूरिस्ट। जब आप कोई भी गुड्स टूरिस्ट को दोगे तो क्या मानोगे उसको? इंटर स्टेट सप्लाई। भाई साहब इससे अच्छा पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे हम, क्लियर है? ये क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई। एग्जाम में अगर आया कि व्हाट आर कंसिडर्ड टू बी द इंटर स्टेट, ठीक है, एक चीज अपने देख, हम भी मिस किया, तुम लोग भी मिस किया, तुम लोग को बोलना चाहिए था, भले अपने सब लिख लिए, फिर भी वो लाइन आपको लिखना पड़ेगा। वो तो ये है, एक लाइन जो अपने बोल रहे हैं, विच इज नॉट अ इंटर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट। आप बोलोगे सर वो तो कवर हो ही गया, अरे मेन वही है भाई, फ्यूचर में खाली इंट्रा नहीं तो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझ आ रहा है? तो सिंपल सा रूल क्या है?
which is not a intra will be treated as इंटरस्टेट. क्लियर हुआ गाइस? अब अपने आते इंट्रा पे, जिसका औकात बहुत कम है, जिसको लग ही रहा बेचारा अकेला फील कर रहा है कि कुछ मेरे से ऊपर लिखो. तो भाई इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है, व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, बस दो ही लाइन आपको एक्सप्लेन करना है. इज इन सेम स्टेट, इज इन व्हाट, सेम स्टेट, yes or no, is in same state or in same union territory, it is known as intrastate. आप कॉपी नोट डाउन कर सकते हैं इसको. इंट्रोडक्शन का आप थोड़ा क्लास ले लीजिए, नहीं तो नहीं समझ आएगा. आपको समझ आया? जोश में पढ़, जोश में पढ़, पढ़ाई अच्छा है. लॉ कैसा गया तेरा? तेरा 2 बजे वाला था कि 10 बजे वाला, ये बता पहले. 2 की 10? एलपी छोड़ दिया था? किसका वाला? वेटेज को तो कॉमेडी बना छोड़ा ना. दो बजे वाला पेपर अच्छा था. लीक तुम लोग करवा दिया, क्या करे वो. चार्ट हेल्पफुल होता है. बेंच हिल थोड़ी ना रहा तेरे. पक्का? ठीक है, अब ध्यान से समझिए एक चीज. ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि आपका जब जीएसटी का बात कर रहे हैं हम, तो 2 पर्सपेक्टिव से आपको समझने हैं जीएसटी को. सबसे पहला, सर ये सप्लाई है कौन सा, क्या ये इंटरस्टेट सप्लाई है कि ये इंट्रास्टेट सप्लाई. अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपको क्लैरिटी बहुत चीज़ों का नहीं आएगा. अब हम डिसाइड, आपको एक चीज़ पढ़ाते हैं जिसका डेफिनेशन है टैक्सेबल पर्सन. बोलिए कौन सा? टैक्सेबल पर्सन. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टैक्सेबल पर्सन कौन होता है. हु इज़ अ टैक्सेबल पर्सन. टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, ध्यान से समझिए. टैक्सेबल पर्सन मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने आप रजिस्ट्रेशन ले अंडर सेक्शन 22 या अंडर सेक्शन 24. जो रजिस्टर्ड ले कौन से सेक्शन में बोलो? अंडर सेक्शन 22 या 24. 22 में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है, वो लायबल हो जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए अगर उसके बिजनेस का अग्रीगेट टर्नओवर, उसके बिजनेस का अग्रीगेट टर्नओवर 3 लिमिट में आता है, 10 लाख, 20 लाख या फिर 40 लाख. 3 लिमिट है. ठीक है, कितना लिमिट है? 3 लिमिट है. अगर आप इस 3 लिमिट्स में से किसी भी एक लिमिट में फॉल हो जाते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस, यू हैव टू टेक अ रजिस्ट्रेशन. जीएसटी इज बेस्ड ऑन बिजनेस. ठीक है, हम एक बिजनेस कर रहे हैं लेकिन मेरा उतना सेल
नहीं हो रहा है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं है, जब तक मेरा एक लिमिट क्रॉस ना कर दे। तो व्हाट आर द लिमिट्स? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। ठीक है, 10 लाख is for special category states, 10 लाख is for special category states, there are some special category states, हम मार्क करवाएंगे आपको आज मैथ से, तो आपको मैं बताऊंगा कौन कौन है। और 20 लाख मतलब ओवरऑल बेसिकली मेजॉरिटी। और 40 लाख का लिमिट है अगर कोई इंसान बिजनेस करता है, सप्लाई करता है एक्सक्लूसिवली गुड्स का, खाली खाली सर्विस नहीं, खाली गुड्स, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स। चैप्टर है रजिस्ट्रेशन करके, एक चैप्टर आता है उस पर फर्दर डिस्कशन होगा, बट अभी के लिए ये ठीक है। और 24 बोलता है कि भाड़ में जाए आपका अग्रीगेट टर्नओवर चाहे जो भी हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जो इंसान रजिस्ट्रेशन लेता है उसको भी अपने क्या बोलते हैं? टैक्सेबल पर्सन। चाहे ही इज रजिस्टर, ही अ पर्सन इज बाउंड इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 या फिर 24। क्लियर है? दूसरा और कौन कौन इंक्लूड होगा? ही इज लायबल टू रजिस्टर, ही इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, ही इज लायबल टू टेक व्हाट? रजिस्ट्रेशन, बट नॉट टेकन, वो भी टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। समझ आ रहा है? पहला वाला पॉइंट के हिसाब से बोल रहा है, हम उसी को टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे जो रजिस्ट्रेशन लिया हो अंडर सेक्शन 22 एंड 24। भाई ठीक है, मेरा अग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया, हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, मेरा मन, ताकि हम टैक्सेबल नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे क्योंकि दूसरा पॉइंट बोलता है कि आप लायबल थे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लेकिन आप रजिस्ट्रेशन लिए नहीं है, तब भी आप टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे। और थर्ड वो इंसान आ जा रहा है जो खुद से जाके रजिस्ट्रेशन ले लिया फालतू का, कुछ ही नहीं, वॉलेंट्री, हमको फिर भी ले लिया वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, हम पागल है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया तब भी वो क्या माना जाएगा? टैक्सेबल। वो लायबल था लेकिन रजिस्टर नहीं कर रहा जानबूझ के, तब भी टैक्सेबल। और जो ऑलरेडी रजिस्टर ले लिया 22-24 में, वो भी टैक्सेबल। ठीक है, अब पढ़िए तो टैक्सेबल डेफिनेशन का वो आप देखिए सेक्शन 9 दिख रहा है आपको? सर इधर ये देखिए, सेक्शन 9 दिख रहा है आपको? अब सुनो, हम लोग पढ़ कौन से एक्ट रहे? 22-24 क्या है ये सब CGST है, सब क्या है? CG। हम बता रहे एकदम सेम टू सेम सेक्शन होता है। CGST विल बी सेम एज SGST, SGST विल बी सेम एज IGST। ठीक है, IGST का कुछ पोर्शन अलग होगा, बाकी सब एकदम सेम एक्ट है। कितना लॉ है GST का बोलो? 5 लॉज। CGST एक्ट, SGST एक्ट, UTGST एक्ट, IGST एक्ट, GST कंपेंसेशन एक्ट, डिस्कस किए थे ना लास्ट क्लास। ठीक है, अब अभी हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? CGST। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, सेक्शन 9 ऑफ CGST इज इक्विवेलेंट टू सेक्शन 5 ऑफ IGST। सेम टू सेम लिखा हुआ है, प्रोविजन एकदम सेम, इसीलिए वो ऐसा लिखा है कि हम लोगों को सेक्शन याद करना है। हम आपको याद करवाएंगे वो सेक्शन जो सच में याद करना है। ठीक है, ऐसे आपको इग्नोर करके चलता है। ठीक है, लॉज आपको याद रखना है, बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। तो एक बार आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप लोग एक बार टैक्सेबल पर्सन का पैराग्राफ पढ़ के समझिए। तो सेम है, याद रहेगा आपको अच्छी तरह से, क्लियर है? नेक्स्ट, उसके ऊपर वाले एक लाइन है, वही मैं बता रहा हूँ, उसी के ऊपर वाले एक लाइन है, टेरिटोरियल वाटर दिख रहा है आपको? मेरा बात ध्यान से सुनिए, आपको जब हम बोलते हैं ये इंडिया का बाउंड्री है, तो इंडिया का बाउंड्री डज नॉट मीन्स ओनली लैंड, इट ऑल्सो इंक्लूड सर्टेन वाटर बॉडीज, इट ऑल्सो इंक्लूड सम एयरवेज ऑल्सो, राइट? एयर का भी कुछ हिस्सा अपना रहता है, वाटर बॉडीज का भी कुछ हिस्सा अपना रहता है। बोल रहा है इंडिया का जो बाउंड्री है ना, टेरिटोरियल बाउंड्री, जो लैंड बाउंड्री है, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, कितना नॉटिकल माइल्स? 12 नॉटिकल माइल्स विल बी द इंडियन बाउंड्री ओनली। उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? इंडियन बाउंड्री। बेसिकली इसका डिस्कशन अपने कस्टम्स में करेंगे। किस में करेंगे? कस्टम्स, क्योंकि ये तो आउटसाइड इंडिया, इनसाइड इंडिया, मतलब इंडिया का कौन सा हिस्सा में आया इंडिया, वो डिस्कशन उधर है। तो बेसिकली टेरिटोरियल वाटर क्या रहता है? जो 12 नॉटिकल माइल से दूर रहता है। क्लियर है गाइस?
नॉटिकल माइल्स एक तरह का मेजरमेंट होता है, बेसिकली इट्स इक्वल टू सर्टेन किलोमीटर, आई थिंक 1.8.44 सर्टेन किलोमीटर इज देयर, ठीक है, विल डिस्कस इन कस्टम्स, ऐसे कुछ है किलोमीटर्स के हिसाब से, क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो बाउंड देखिए लिखा हुआ है, और टेरिटोरियल वाटर्स मीन्स 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द कोस्टल स्टेट, तो इट्स लाइक अ बाउंड्री जहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स इन सेंस ऑफ रेडियस, ओके, एक जगह से नहीं खाली, टाइप ऑफ रेडियस थिंग्स, ठीक है, यस और नो। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, आप एक बार रेट ऑफ CGST देख रहे हैं, आप हम लोग कौन सा सेक्शन चालू कर रहे हैं, हम लोग कौन सा सेक्शन चालू कर रहे हैं ये बताइए, सेक्शन 9, हम लोग कौन सा सेक्शन चालू कर रहे हैं, सेक्शन 9, समझ आ रहा है, कौन सा सेक्शन चालू कर रहे बोलो, सेक्शन 9, जो कि एकदम सेम रहेगा किसके तरह, सेक्शन 5 ऑफ IGST। अब जब सेक्शन 9 CGST का है, तो CGST अपना डेफिनेशन कैसे बोलेगा, देखो क्या लिखा है, द टैक्स कॉल्ड CGST, दिख रहा है, शैल बी लेविड ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई, ऑब्वियसली CGST लगता किस पे, इंट्रास्टेट पे ना, इंटर पे तो नहीं लगता, इसलिए इंट्रा बोल रहा है, फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स शैल बी कलेक्टेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन आपको पता है कौन होता है, समझ आ रहा है अच्छी तरह से, यानी कि अगर आपको टैक्स कलेक्ट करना है, आप रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, याद है कि नहीं है, ओके। मूविंग ऑन टू द रेट ऑफ CGST, आपको दिख रहा है रेट ऑफ CGST, देखिए क्या है, 0%, 0.125%, 1.5, 2.5, 6, 9, 14, ठीक है, एंड मैक्सिमम रेट ऑफ CGST कितना है, 20%। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है, क्वेश्चंस आपसे कंफ्यूज करेगा कि व्हाट आर द रेट ऑफ GSTs, व्हाट आर द मैक्सिमम रेट ऑफ GSTs, तो ध्यान से सुनिए, पूछेगा व्हाट आर द एप्लीकेबल रेट ऑफ CGST, देन इट इज़ 14%, एप्लीकेबल अभी तक कितना हुआ है, 14, हाईएस्ट उससे ज़्यादा नहीं हुआ, 28% ज़्यादा GST नहीं लगता है, तो 14 हुआ, 28 जब हम बोल रहे हैं तो बोलने का मतलब क्या है, मेरा CGST कितना है रे, 14, और SGST कितना है, 14, इसी हिसाब से IGST कितना हुआ, 28, समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, उस सेंस पे बोले हम, क्लियर हुआ। तो आपसे अगर पूछेगा व्हाट इज द एप्लीकेबल रेट ऑफ GST, देन यू विल से 14% till now, but the maximum rate of GST is what, 20%। प्लीज सी द क्वेश्चंस देन रिस्पॉन्स, ठीक है, क्वेश्चंस देख के अब रिस्पॉन्स करेगा टॉपिक्स पे, क्लियर हुआ। अब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आ रहा है जिसका नाम क्या बोलो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या कंसेप्ट है बोलो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कोई डाउट है अभी तक आपको, हाँ बोलो, डाउट है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मेरा बात ध्यान से सुनिए, वी आर स्टार्टिंग विथ सेक्शन 9, वी आर स्टार्टिंग विथ सेक्शन 9, सेक्शन 9 हैज सर्टेन सबसेक्शन, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, उसके बाद एक और सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। कितना सबसेक्शंस है अपने पास, 5 सबसेक्शंस है सर, 5। पहला 2 जो है वो बात करता है FC का, गाली नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज, क्या है, फॉरवर्ड चार्ज। बाकी 2 जो बात करता है वो बात करता है RC का, दैट इज रिवर्स चार्ज, ये तो और गाली नहीं है, क्लियर हुआ। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ये बात करता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स का, इसका बात करता है ई-कॉमर्स ऑपरेटर, अपने सप्लाई नहीं करते ई-कॉमर्स के थ्रू, ओला, स्विगी, समझ आ रहा है, दे ऑल आर व्हाट, ई-कॉमर्स, तो इस पे कैसे टैक्स लगता है, इस पे GST कैसे लगता है, ये लोग भी तो सप्लाई ऑफ सर्विस करता है, ठीक है। तो 9(5) डील्स विद व्हाट, ई-कॉमर्स, यस और नो, दिस डील्स विद व्हाट, रिवर्स चार्ज, दिस डील्स विद व्हाट, फॉरवर्ड चार्ज। सर चार्ज क्या होता है, हम पहले आज तक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे किससे बोलो, चार्ज से, यस और नो। तो चार्ज होता क्या है, अब ध्यान से समझो, नॉर्मल रूल क्या है, ये एक इंसान है जो एक गुड सप्लाई कर रहा है एक दूसरे इंसान को, क्लियर है, सपोज करो ये गुड्स इसको सप्लाई कर रहा है, ठीक है, गुड्स का वैल्यू है 5,000 रुपया, कितना का बोलो, 5,000, इस पे वो GST लगा रहा है 10%, ठीक है। तो सपोज करो ये भी वेस्ट बंगाल का है, ये भी वेस्ट बंगाल का है, तो कौन सा टैक्स लगेगा सर, CGST और SGST, सर 10% यानी कि 5% लगेगा सर, तो CGST कितना लगेगा, 5%, SGST कितना लगेगा, 5%, क्लियर हुआ, यानी कि टोटल 500 ऐड होगा ना, 10% मतलब 500 ऐड, तो टोटल बिल कितना का होगा सर, 5,000
500, यस और नो? भाई साहब ये 5,500 इसको दिया, ठीक है, ये क्या किया, 5,000 अपने पॉकेट में रखा और 500 किसको जमा कर दिया, गवर्नमेंट को जमा कर दिया सर, ठीक है। जब पेमेंट टू गवर्नमेंट, जब टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट, पे करने वाला टैक्स यही है रे, रेसिपिएंट ही है, बट पेमेंट टू द गवर्नमेंट, लाइबिलिटी टू पे द टैक्स टू गवर्नमेंट इज ऑन सप्लायर, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज। समझ आ रहा है? नॉर्मल यही होता है, बट व्हेन द लाइबिलिटी टू पे, liability to pay tax and also liability to give that tax to government is on recipient, then it is called what, reverse charge। समझ आ रहा है? नॉर्मल रूल क्या है, तुमको हम सामान बेचे, तुमसे टैक्स कलेक्ट किए, गवर्नमेंट को दे दिए, फॉरवर्ड चार्ज। हम बोल रहे भाई हम तुमको सामान दे रहे, हम टैक्स नहीं लेंगे, तुम खुद टैक्स किसको जमा कर दे, गवर्नमेंट को, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज। नाउ सर रिवर्स चार्ज क्यों लगाते हैं? देखो गवर्नमेंट का एक कारण था रिवर्स चार्ज लगाने का, वो ये था, वो चाहता था कि जो कलेक्टिव बॉडी है, कलेक्टिव बॉडी मतलब जो टैक्स कलेक्ट करेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत आराम से हो, ठीक है, ताकि ज़्यादा कलेक्टिव बॉडी ना हो और उसके पास टैक्स क्या करे, जल्दी आए, आराम से आए। समझ आ रहा है? ऐसा हम केसेस दिखाएंगे कि वहाँ पे जो सप्लायर है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है और रेसिपिएंट बहुत कम, तो सप्लायर को ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लेना माथा दर्द होगा, मेरे को इतना सारा दिमाग लगाना होगा, इससे अच्छा हम किस पे डाल देते रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेसिपिएंट तुम कम है तुम टैक्स दे, टैक्स तो रेसिपिएंट ही दे रहा है, जमा भी मेरे को तुम ही करवा, एट द एंड चाहे फॉरवर्ड चार्ज लगे चाहे रिवर्स चार्ज लगे, टैक्स तो यही देगा ना, जो गुड्स लेगा, जो सर्विस लेगा वही ना देगा। लेकिन नॉर्मली ये देता था गवर्नमेंट को, बोलता नहीं अब तुम दे, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट, रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन द केस ऑफ गुड्स एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन द केस ऑफ सर्विसेज का अलग अलग है। चलिए डिस्कस करें। आपके पास हम एक चार्ट बनाए हुआ है, आपको चार्ट दिख रहा है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है वो, ठीक है, एकदम एक जगह ला के इसको रख दिए। आप अगर चार्ट देखोगे तो सबसे पहला हेडिंग लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, कि कौन से कैटेगरी का गुड्स है, फिर हेडिंग क्या लिखा है बोलो, सप्लायर ऑफ गुड्स, फिर क्या हेडिंग लिखा है, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स, फिर हेडिंग क्या लिखा बोलो, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स, यस और नो? अगर हम इसको डिटेल में डिस्कशन करें, सबसे पहले आप देखो किसका बात कर रहा है, कैश्यू नट्स का, काजू, ठीक है, कैश्यू नट्स। अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट, मम्मी बनाती है काजू, पता है तो कैश्यू नट्स अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट किसको दे रहा है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, सोच के देख, सोच के देख, एग्रीकल्चरिस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके अगर ऊपर कलेक्शन पर दिमाग रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा गवर्नमेंट को। इससे अच्छा जिसको दे रहा है जो कि रजिस्टर्ड है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन है, हम उससे ले लेंगे। आगे आप पढ़ोगे कि एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना उनको नहीं पड़ता, समझ आता है, उनको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलेगा। इसीलिए डिस्कशन अभी बस इतना याद रखो कि अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट कौन सा सामान दे रहा है, कैश्यू नट्स, किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड, ये याद रखना है, दे क्या रहा है, देने वाला कौन है, किसको दे रहा है, उस हिसाब से रिवर्स चार्ज लगेगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? तो अगर एक गुड्स, एक कैश्यू नट्स वाला, मतलब कैश्यू नट्स एक गुड्स है, एग्रीकल्चरिस्ट किसको दे रहा है बोलिए सर, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, तो क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, बीड़ी जानता है, बीड़ी, बीड़ी है टोबैको, बीड़ी के नीचे लिखो टेंडू लीव्स, टेंडू लीव्स, इसको एक और नाम से जानते हैं, बाई चांस टेंडू दे दिया, आइडिया नहीं है ना तुम लोग को, पीता है तुम लोग, पीता तो आइडिया होता, मतलब तुम कुछ पीता है, समझ आ रहा है? अगर बीड़ी और टोबैको का बात करें तो जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो अगर देता है किसको बोलो, एनी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो टैक्स कौन देगा, रजिस्टर्ड पर्सन, रिवर्स चार्ज लगेगा। क्लियर हुआ? थर्ड डिस्कशन किया है, देखो टेंडू लीव्स, टेंडू, टेंडू लीव्स, बीड़ी किससे बनता है, एक पत्ता आता है भाई, उसी में वो लोग मोड़ मोड़ के कुछ बना, उतना आइडिया नहीं है, बस बनाता है कुछ,
नहीं देखता है, हम देखे एक दो जन को बनाते हुए, एक छोटा सा शॉप होता है खोपचा में, बना रहा होता है, जाके देखो कहीं जीएसटी के पर्पस के लिए, और मन हो तो पी के भी देख लो। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन क्या है रे, रॉ कॉटन, यस और नो। रॉ कॉटन अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर एंड मैम ध्यान से सुनिए, एग्जाम्स पेपर में वो आपसे हम बता दे रहे बार बार, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आईडीटी जो पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। आप ये सोच के जाओगे कि हम ये पूरा रट लेंगे और मेरा हो जाएगा, वो नहीं है, आपको क्लैरिटी होगा तभी होगा। जैसे तुम लोगों को क्लैरिटी ना इंटरस्टेट इंपोर्ट लग रहा है तो आईजीएसटी एज पर कस्टम, ये क्लैरिटी चाहिए। पेपर आएगा ऑब्वियसली, आप जो पढ़े वो, लेकिन हम ये बार बार बता दे रहे, आप जो सम्स कर रहे हो वो सम्स आ जाए वो तो बहुत लक का बात है, वो कंसेप्ट बेस्ड सम्स देगा। ठीक है, ये मत सोचना कि हम पूरा करके और उसी में से उठाएगा और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड है पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है बाबू, रॉ कॉटन। रॉ कॉटन एग्रीकल्चरिस्ट किसको दे रहे हैं, रजिस्टर पर। भाई तीनों रजिस्टर्ड थे, यस और नो, तीनों रजिस्टर्ड थे, तो याद कर लेते अपने एक बार में। ठीक है, कैश्यू नट्स, बीडी एंड टोबैको और रॉ कॉटन, एग्रीकल्चरिस्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन। तो एक स्लैब यही हो गया ना, एक स्लैब यही हो गया, यस और नो। मैं आपसे एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो ये है सेक्शन 9(3) और 9(4) का डिस्कशन, जो बेसिकली किससे डील करता है, रिवर्स चार्ज का। 9(3) क्या बोलता है आपको पता है, 9(3) बोलता है जब आप एक रजिस्टर्ड सप्लायर हो, आप क्या हो, एक रजिस्टर्ड सप्लायर हो। सप्लायर क्या बोलो, रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड है और वो किसी को डिलीवरी कर रहा है। ठीक है, वो किसी को क्या कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है। जब वो डिलीवरी कर रहा है किसी को कोई सामान, और जो डिलीवरी कर रहा है अगर वो नोटिफाइड सप्लाईज है, वो क्या है बोलो, नोटिफाइड सप्लाईज, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। ये जो हम लोग के पास लिस्ट है, दिस ऑल आर व्हाट, नोटिफाइड सप्लाईज। समझ आ रहा है। 9(4) क्या बोल रहा है पता है, 9(4) बोल रहा है अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर किसी रजिस्टर्ड सप्लायर को करे, ठीक है, अनरजिस्टर्ड किसी को करे बोलो, रजिस्टर्ड को, और नोटिफाइड सप्लाई करे, वो भी रिवर्स चार्ज है। समझ आया, दोनों रिवर्स चार्ज है। आइदर एक रजिस्टर्ड वाला किसी भी इंसान को डिलीवर करे बट नोटिफाइड करे सर। और R4 बोल रहा है, R4 मतलब 9(4) में आने का कारण आपका क्या हो सकता है, आप अनरजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड को कर रहे हो नोटिफाइड सप्लाई। नोटिफाइड दोनों में, चाहे आप 9(3) में आओ या 9(4) में, बोथ क्या होना चाहिए बोलो, नोटिफाइड। ये जो लिस्ट है ये क्या है, नोटिफाइड सप्लाई। ये जो लिस्ट ही आप पढ़ रहे हैं क्या है, नोटिफाइड सप्लाई है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा हम 9(3) में आएंगे कि 9(4) में। गैस करो, एग्जैक्टली सीधा बात है, हम अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड को दे रहे हैं, नोटिफाइड सप्लाई दे रहे हैं, हम इसमें कैटेगरी पे आ जाएंगे। अब इसमें से कौन रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है वो डिपेंड करता है उसका टर्नओवर, उसका सब कुछ में। ठीक है, आपको बस देखना ये नोटिफाइड सप्लाईज है। ठीक है, देखो दोनों केस में नोटिफाइड है भाई, नोटिफाइड सप्लाई रिवर्स चार्ज तो लगने ही वाला है, लगने ही वाला है तेरे पे, अगर तुम नोटिफाइड सप्लाई है, बाद में देखेंगे तुम रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। समझ आया लॉजिक। ये टॉपिक तो अलग डिस्कशन है, बहुत अच्छा डिस्कशन है, करना पड़ेगा मन से, मान लेना। रुक जा, इसमें लिखेंगे अभी, ये गंदा मतलब खाली अभी अच्छा से, जैसे इंटर स्टेट इंट्रा किया ना, इसको लिखेंगे तब आप लिख लीजिएगा, पहले हम लोग समझ ले। तो आपको गुड्स का 3 तो याद हुआ बच्चा लोग, बोलो क्या क्या, कैश्यू नट्स, बीडी एंड टोबैको, रॉ कॉटन, क्लियर हुआ। फिर अपने नेक्स्ट पेज का अगर डिस्कशंस देखेंगे, सिल्क यार्न, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सिल्क यार्न कौन कर रहा है, देखो एक मैन्युफैक्चरर किसको कर रहा है, एक रजिस्टर्ड पर्सन को, सिल्क यार्न मैन्युफैक्चरर करके एक रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो टैक्स देगा वो कौन देगा, रजिस्टर्ड पर्सन। सर टैक्स तो रजिस्टर ही देगा, वो तो ऐसे भी, लेकिन जमा गवर्नमेंट को भी कौन कराएगा, रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। क्लियर अच्छी तरह से। उसी तरह से अगर कोई यूज्ड सीज्ड गुड्स, जो गवर्नमेंट सीज नहीं कर लेता कोई गुड्स को, गवर्नमेंट करता रहता है, साला डैश आदमी है, ठीक है, उस गुड्स को रख के करेगा क्या, उसको सेल ही करेगा, सप्लाई करेगा। तो अगर गवर्नमेंट किसी सीज्ड गुड्स को सप्लाई कर रहा होता है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो जो रिवर्स चार्ज लगेगा। तुम खुद का पैसा खुद कैसे ले सकता है, समझ रहा है कंसेप्ट क्या है, गवर्नमेंट अपना पैसा लेके अपने पास ही कैसे रखेगा, समझ आ रहा है।
हम एक सप्लायर, हम गवर्नमेंट, पैसा दे, गवर्नमेंट को देना है, तेरा ही तो पैसा है, तुम ही रखेगा। गवर्नमेंट को बहुत अच्छा नहीं लगा तो बोले एक काम कर, रिवर्स चार्ज तुम ही दे देना गवर्नमेंट को। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्या है बोलो? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। एक बार के लिए आप इसको याद करके रखें, इसका डिस्कशन चैप्टर 3 में होगा, सप्लाई वाले पेज में। आप बस याद रखिए क्या है, एक रजिस्टर्ड पर्सन किसको दे रहा है? रजिस्टर्ड को। यही थोड़ा देखो ना अटपटा सा है, यही थोड़ा अटपटा सा लगेगा, तो समझ जाना ये क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। एक रजिस्टर्ड पर्सन किसको दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन। सर ये क्या कॉमेडी हो रहा है सर, रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर को दे रहा है, फिर भी रिवर्स चार्ज लगेगा। डिस्कशन बहुत अच्छा है इसका। नेक्स्ट क्या बोलो तो, सप्लाई ऑफ लॉटरी। वो जो लॉटरी होता है ना गवर्नमेंट वाला रे, लॉटरी जो गवर्नमेंट वाला लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, मेन इंसान को नहीं, कस्टमर को नहीं, जो लॉटरी फाइनल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उस पर क्या लगेगा? क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो गाइस क्या क्या था बोलो? काजू बीड़ी, काजू बीड़ी, रॉ कॉटन, सिल्क यार्न। ठीक है, उसके बाद यूज सीज गुड्स, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और सप्लाई ऑफ लॉटरी। अब हम लोग इसको गुड्स वाले का चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली 9192 में अपने को कुछ खास नहीं पढ़ना, फॉरवर्ड चार्ज था, सीधा सा रूल है। अब देखो हम इसको अच्छा से बना रहे हैं, आप इसको नोट करते चलिएगा। सबसे पहले आपका जो डिटेल डिस्कशन आ रहा है वो आ रहा है सेक्शन किस पे बोलिए? 9, विच इज इक्विवेलेंट टू सेक्शन 5 ऑफ व्हाट? IGST। यस और नो गाइस? अब मेरा बात ध्यान से सुनो, जब हम सेक्शन 9 का बात कर रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9(3). क्या डिस्कस करेंगे? सेक्शन 9(3) एंड 9(4). और उस साइड जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम सेक्शन 9(5) का डिस्कशन। क्लियर है? 9192 कुछ नहीं है भाई, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, सीधा बात है। ठीक है, अब इस 9394 में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले किसका डिस्कशन? गुड्स का डिस्कशन। गुड्स का क्या रिवर्स चार्ज वो रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला अपने 3 कैटेगरी ले रहे हैं। कितना कैटेगरी ले रहे हैं? 3 कैटेगरी। नंबर 1, आप अगर एक क्या हो बोलो? एग्रीकल्चरिस्ट, और आप ये दे रहे हो किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। क्या? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये जो आप दे रहे हो, एक एग्रीकल्चरिस्ट जो दे रहा है किसको बोलो? रजिस्टर्ड पर्सन को। ठीक है, अब ये जो सामान दे रहा है वो 3 कैटेगरी का सामान है। ठीक है, 3 कैटेगरी था ना, बोलो क्या क्या? कैश्यू नट्स, बीड़ी बोलो ना, अच्छा लग रहा है, बीड़ी एंड टोबैको, और क्या बोलो? रॉ कॉटन। ये कैटेगरी समझ आया आपको? सीधा कैटेगरी है सर। सर एग्रीकल्चरिस्ट दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, क्या बोलो? कैश्यू नट्स, बीड़ी टोबैको एंड रॉ कॉटन। यस और नो? उसके बाद एक कैटेगरी आता है किसका बोलो तो? सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर किसको दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर दे रहा है किसको बोलो? रजिस्टर्ड पर्सन को। यस और नो? अब ये जो दे रहा है वो क्या दे रहा है बोल सकते हैं आप? सिल्क यार्न। यस और नो? कोई डाउट आपको? उसके बाद एक और डिस्कशन है इसमें, एक और डिस्कशन है गवर्नमेंट वाला। वो क्या दे रहा है बोलो तो? गवर्नमेंट का 2 कैटेगरीज है, गवर्नमेंट का 2 कैटेगरीज है, एक यूज सीज गुड्स और एक, वेरी गुड। तो बेसिकली अपना जो सप्लायर है वो कौन है? गवर्नमेंट। अब ये जो गवर्नमेंट है ना, ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये 2 सामान दे रहा है 2 लोगों को, 2 अलग अलग सामान दे रहा है ना। एक वो दे रहा है गवर्नमेंट, किसको दे रहा है बोलो तो? रजिस्टर्ड पर्सन को, और एक दे रहा है लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को। यस और नो? तो जब एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है या फिर लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, क्या दे रहा है सर? क्या दे रहा है सर? सर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है वो यूज्ड सीज्ड गुड्स। ठीक है, और लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को क्या दे रहा है सर? लॉटरी। तो क्या लगेगा बोलो? क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और एक लास्ट है, आप ऐड कर लीजिए, लिख नहीं रहे हम,
बहुत ही सिंपल है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, एक रजिस्टर्ड पर्सन किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को। Basically you have to check whether the manufacturer aggregate turnover is that much or not. If its aggregate turnover is in normal state, it's 20 lakh, suppose it's 20 lakh and he is in 15 lakh, तो वो unregistered है, वन रजिस्टर्ड, उसको रजिस्ट्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी को दे रहा है जो कि रजिस्टर्ड है तो इस पर 9(4) लग जाएगा। एंड 10 lakh इज फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। सी वी डू बिजनेस इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। और अगर हम एक ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट कितना है 10 लाख, जैसे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अगर हम उस स्टेट से बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ से मेरा सेल 10 लाख भी हो जा रहा है तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। लेकिन हम वेस्ट बंगाल में तो 20 लाख, समझ आ रहा है, दैट इज द स्पेशल कैटेगरीज लिमिट। क्लियर हुआ? सो गुड्स हो गया है। टू बी वेरी मच फ्रैंक, गुड्स से क्वेश्चन 1 मार्क्स का एमसीक्यू के अलावा और कुछ नहीं आएगा, लेकिन सर्विसेज पे आपको डिस्टर्ब करेगा वो, ठीक है। तो हम लोग सर्विसेज का डिस्कशन करते हैं, 1 मिनट ब्रेक ले लीजिए आप, फिर अपने सर्विस को डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखिए, लिस्ट ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लिस्ट ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाइड अंडर, बोलिए कहाँ पे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब सर्विसेज में नंबर 1 सर्विस क्या दिख रहा है आपको, बोलिए तो। जीटी मतलब वो गेम नहीं है रे, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। जीटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। इस पे हमको बहुत अच्छा डिस्कशन करना पड़ेगा। आप एक बार रीड करिए तो देखिए समझ पा रहे, खाली पहला वाला रीड करिए आप। मेरे को बस वो लाइन जो लिखा हुआ है ना सप्लायर ऑफ सर्विसेज में जीटीए का, वो बताइए बस, ये थोड़ा मेन है ना। बाई रोड समझ आ रहा है हमको। लगभग ठीक बोल रही है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। आइदर इस पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या फिर रिवर्स, आइदर, ठीक है। सपोज करो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यानी कि गुड्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। बाई रोड का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, बाई रोड का। और ये सर्विस ही है ना, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, किसी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना बाई रोड। आई एम गिविंग यू अ सर्विस एंड आई एम गिविंग टू अ पर्सन हु इज दैट पर्सन विच हैव बीन लिस्टेड हियर। कौन कौन बोलिए, रजिस्टर्ड फैक्ट्री। अच्छा, रजिस्टर्ड फैक्ट्री कौन सा होता है पता है बाबू, जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, और पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड और नॉट, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नाउ व्हाट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक ऐसा टैक्सेबल पर्सन जो फॉर अ टाइम बिंग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। फॉर अ पर्पज ऑफ वन ट्रांजैक्शन उसको क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। आगे पढ़ेंगे, ये सारा चैप्टर रजिस्ट्रेशन मतलब सारा टॉपिक किस चैप्टर का है, रजिस्ट्रेशन। फिर भी हम थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको, ठीक है। तो मेरा एकदम सिंपल सा फंडा है, अगर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला, अगर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला क्या कर रहा है बोलो तो, क्या कर रहा है बोलो ना, सर्विस दे रहा है बाय रोड। किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, तो आरसीएम लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये लोग देंगे टैक्स का जमा गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन अगर जीटीए वाला खुद बोलता है कि हम जो सर्विस दे रहे हैं, और जब सर्विस जिसको दे रहा है वो ये लोग हैं, 1 2 3 4
5 6 जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उन लोग को दे रहा है। और ये जब सर्विसेज दे रहा है, इन लोग पे बिल बनाया होगा, बिल में वो ऑलरेडी 6% टैक्स या फिर 12% टैक्स कलेक्ट कर चुका हो। 6% क्यों लिखा पता है आपको? क्योंकि आप 9(3) पढ़ रहे हो ऑफ CGST, इसीलिए वो अपना खाली बोल रहा है, समझ आ रहा है? इसीलिए वो अपना 6% बोल रहा है। ऑटोमेटिकली जब सेम स्टेट में होगा तो 6% और हो जाएगा ना, वो तो SGST बोलेगा, ये अपना सेल्फिशपन में अपना बोल दिया, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं? 12%, समझ आ रहा है? वेस्ट बंगाल से एक जगह, सपोज करो कोलकाता से गुड्स निकाल के हम तुमको सर्विस दे रहे हैं, वही गुड्स कहाँ पहुँचा रहे हैं? दुर्गापुर में। कहाँ पहुँचा रहे हैं? दुर्गापुर में, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6% चार्ज करेंगे ना, सेम स्टेट है ना कि नहीं, येस और नो? या फिर हम वेस्ट बंगाल से निकाल के महाराष्ट्र में बाई रोड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारा गुड्स को, तो हम क्या चार्ज करेंगे? 12%। सिंपल सा रूल बोल रहा है, अगर GTA वाला ये परसेंट चार्ज करेगा तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, अगर ये टैक्स रेट वो चार्ज नहीं किया तो रिवर्स चार्ज लगेगा। तो सर रिवर्स चार्ज का क्या रेट होगा? है ना, 5% होगा। क्या होगा? 5%, यानी कि 2.5 2.5। क्लियर हुआ गाइस? कितना होगा? 2.5 2.5। ये फर्दर डिस्कशंस है, लेकिन हम आपको क्लियरिटी दे देते हैं। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ही लगाते हैं लोग, क्योंकि GTA वाले बहुत होते हैं, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसीज बहुत होते हैं। और खाली ना टैक्स लगाने से नहीं होता है, टैक्स लगाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और बहुत जन रजिस्ट्रेशन लेने के बाद नहीं मांगता है, क्योंकि खाली रजिस्ट्रेशन लेना बहुत आसान नहीं है। उसके बाद GST का सारा कंप्लाइंसेस नहीं फॉलो करोगे, रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, समझ आ रहा है? तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, यस सर, ये टैरिफ है सर, ये चेंज होगा, GST टैरिफ है, ये चेंज हो सकता है हर साल। हम आपको कभी रेट्स याद नहीं करवाते, लेकिन हम आपको इसलिए रेट्स बोल दे रहे हैं क्योंकि वो लोग केस स्टडीज़ बनाता है ना, तो वो लोग ऐसे करता है, समझ नहीं आता 6% 5% क्या बोल रहा है। तो एक बार आप हैबिचुएटेड रहोगे इस टैक्स रेट से तो आपको आदत रहेगा कुछ। हम नहीं समझे, मेरे को बताइए ठीक से। इंक्लूडेड नहीं है सर, वो चार्ज करेगा, आप समझिए, ये भूल जाइए एक बार के लिए, आप समझिए। हम आपको एक सर्विस दे रहे हैं, कौन सा सर्विस दे रहे हैं? गुड्स ट्रांसपोर्ट का। और देने वाला कौन है सर? गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, हम एक एजेंसी आपको सर्विस दे रहे हैं, और आप इस कैटेगरी में फॉल हो रहे हो, तो इस पर रिवर्स चार्ज लग जाएगा। पहला, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा अगर हम आपसे टैक्स चार्ज कर ले रहे हैं एट द रेट ऑफ 6% 12%। अब क्लियरिटी आया, समझ आया? तो अगर GTA वाला टैक्स चार्ज कर ले रहा है तो नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय रोड के नीचे स्पेस है ना, आपको स्पेस दिख रहा है, वहां पे लिखो जो मैं लिखा रहा हूँ। हाँ जी सर, लिखो, अगर GTA, व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखना है, लिखो अगर GTA अगर GTA टैक्स चार्ज करता है, उसको आता है बंगला, वो कर लेगा, टैक्स चार्ज करता है 6% या 12%, 6% या 12%, तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो क्या लगेगा बोलो? फॉरवर्ड चार्ज। अभी यही है, ये यही है, ठीक है। रेट रेट चेंज होगा तो बता देंगे, अभी चेंज नहीं होगा 2 साल, ठीक है। क्या चार्ज करो नो रेट? हाँ, GST जो रेट दिए छोटा ही चार्ज करो, मतलब अभी तुम गवर्नमेंट बोल रहा 5%, बोला नहीं हमको 2% चार्ज कर, अपने अनुसार तो नहीं चलाएंगे ना हम लोग, वो रेट वो लोग प्रिस्क्राइब्ड है, समझ आ रहा है? हम लोग उसी में चार्ज करते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सर्विसेज, दैट इज व्हाट? कंसल्टेंसी एडवाइस और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ डायरेक्टली, और बेसिकली कंसल्टेंसी एडवाइस देना है,
सर्विस कौन सा बोलो, कंसल्टेंसी एडवाइस वाला। देने वाला कौन है, एडवोकेट कॉमा सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म्स ऑफ एडवोकेट, तीनों में फ़र्क होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एडवोकेट जो है वो सीनियर एडवोकेट है और जो सीनियर एडवोकेट है ऐसा नहीं है कि वो फर्म्स। एडवोकेट वो होता है बेसिकली एक नॉर्मल एडवोकेट है जो एग्ज़ाम पास आउट किया है और बार काउंसिल का एग्ज़ाम दे दिया है, वो क्लियर हो गया है और उसको एडवोकेट का डिग्री मिल गया है। देखो लॉयर, देखो लॉयर नहीं लिखा है, क्या लिखा है, एडवोकेट। दोनों में भी फ़र्क है। लॉयर इज़ अ पर्सन जो सिर्फ एलएलबी पढ़ा हो, ठीक है, लॉ का, लेकिन वो केपेबल नहीं है कि आपको रिप्रेजेंट करे कोर्ट्स में। ठीक है, ही इज़ नॉट केपेबल इनफ टू मेक यू पीपल गिव एनी कंसल्टेंसी ऑल्सो, तो वो बस डिग्री पढ़ लिया है, डिग्री ले लिया। एडवोकेट इज़ अ पर्सन जो बार काउंसिल का एग्जाम्स देता है। ठीक है, बार काउंसिल्स के एग्जाम्स देने के बाद उसको एक टाइटल मिलता है एडवोकेट। बेसिकली लॉयर्स बहुत मिलेंगे, एडवोकेट्स कम मिलेंगे आपको। ठीक है, अब जो एडवोकेट्स होते हैं उसमें से कोई ऐसा इंसान होगा जिसको लॉ के नॉलेज में सुपियोरिटी लेवल होगा, मतलब उसको नॉलेज बहुत अच्छा होगा लॉ के लाइंस में, तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक पोस्ट दे देता है नाम का, जिसको बोलते हैं सीनियर एडवोकेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सीनियर काउंसिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीनियर काउंसिल्स। ठीक है, गाउन चेंज हो जाता है, आपको गाउन मिलता है, वो बड़ा तो गाउन आता है ना नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड अ सीनियर एडवोकेट गाउन। यहाँ पे बेसिकली ये मत समझना कि एज वाइज होता है ये, देर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, इट्स टोटली अबाउट द नॉलेज, हाउ मच नॉलेज यू हैव इन एनी काइंड ऑफ एज। ठीक है, अब ऐसे हिसाब से अगर देखोगे एज वाइज तो आपको बहुत सीनियर एडवोकेट्स मिलेंगे, लेकिन वहाँ से आपको नॉलेज नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे प्लीज़ ध्यान से समझिए, एडवोकेट्स या फिर सीनियर एडवोकेट्स या फर्म्स, या बहुत सारा फर्म्स हो या सीनियर एडवोकेट्स हो या फिर एडवोकेट हो, सिंपल सा, वो लोग क्या दे रहा है, कंसल्टेंसी सर्विसेज। किसको दे रहा है, एक बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्स, बट बेसिकली इन इंडिया दे रहा है वो। ठीक है, कोई भी तरह का कंसल्टेंसी सर्विस, तो ये जो सर्विस दे रहा है एडवोकेट टैक्स चार्ज नहीं करेगा, बिजनेस एंटिटी वाला टैक्स चार्ज अपना कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा। क्लियर हो अच्छी तरह? कौन सा सर? ना, इकोनॉमिक जोन्स में नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक जोन्स में कुछ भी देंगे वो जीरो रेटेड रहता है। यस और नो, याद है फर्स्ट क्लास ना? क्लियर है आपको? ये सेकंड में कुछ डिस्कशन का है नहीं, आपको ना बार बार बता रहे, बस जितना ये अच्छा हो उतना अच्छा है, ये जितना अच्छा हो, ये लॉजिक ये वाला है और कुछ है नहीं। याद रखने का सेंस है इसमें, इसमें कोई समझाएगा नहीं। GTA 6% 12 तो नॉर्मल चार्ज, 6% 12 मतलब नहीं चार्ज किया तो फॉरवर्ड चार्ज, सॉरी रिवर्स चार्ज। ठीक है, लेकिन रिवर्स चार्ज तब जब उस 6 को दे रहा हो, ये ऐसे पढ़ना पड़ेगा। एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म्स ऑफ एडवोकेट क्या देगा, एडवोकेट करता क्या है, कंसल्टेंसी नहीं देगा, सब मेरे तरह थोड़ी ना पढ़ाने भी आ जाए। ठीक है, तो कंसल्टेंसी देगा, तो जो कंसल्टेंसी दे रहा है अगर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज देगा। तुम लोग क्वेश्चन पूछो सर हम लोग को मिला तो हम लोग अनरजिस्टर्ड एग्जाम्प्ट जीएसटी से। एडवोकेट का सर्विस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एन एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। समझना पड़ेगा आपको ये सब चीज़। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे एग्जामिशन और क्लैरिटी आएगा आपको। नेक्स्ट क्या बाबू, देखो तो सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। अब सुनो, एक ऐसा पर्सन जो कोर्ट के बाहर भी आपका झमेला को सॉल्व कर सकता है, उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, हम आर्बिट्रेटर मेंबर भी, आपको नहीं पता है हम क्या क्या है, बट आर्बिट्रेटर हैं हम चाहे तो आपका जो झगड़ा है वो बाहर सॉल्व करवा सकते हैं। इट विल बी इक्विवेलेंट जजमेंट ऑफ अ जज। ठीक है, जिस तरह जज का जो जजमेंट होगा उस तरह, मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्त लोग का झगड़ा सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब सपोज करो इसको डाइवोर्स लेना है किसी से, इससे क्यों लेगा भाई तुम, इसको डाइवोर्स लेना है, खुदा ना खास्ता कभी डाइवोर्स में जाए, बाई चांस लेना पड़ गया, उसको झमेला में नहीं जाना कोर्ट में मारपीट में, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई हम कर देते तेरा बाहर। समझ आ रहा है? अब ये भी तो एक कंसल्टेंसी ना हुआ। तो यहाँ पे लेकिन बात कर रहे हैं देखो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का। ट्राइब्यूनल मतलब जैसे एनसीएलटी याद है गाइस, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कोर्ट होता है ना, तो इस कोर्ट का नाम क्या है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो अगर ये आपको किसी बिजनेस एंटिटी को, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी, यानी कि रिवर्स चार्ज लगेगा सर। यस और नो, यानी कि टैक्स पेमेंट बर्डन किस पे, बिजनेस एंटिटीज पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है गाइस, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। याद कर कॉलेज में फेस्ट होता था ना तुम लोगों का, बाई चांस तुम लोग फेस्ट में हेड बन गया, तुम लोग को बोला जाता था जा 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 स्पॉन्सरशिप लेकर आ,
बहुत जन जाता था 50 जगह, कोई कैफ़े कॉफ़ी डे जा रहा है, कोई होता है ना खाने पीने का जगह, क्योंकि स्पॉन्सरशिप सर्विस। लेकिन देख तो सप्लायर क्या लिखा है, एनी पर्सन, समझ आया, यू कैन बी एनी पर्सन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लेगा स्पॉन्सरशिप सर्विस देने का। बेसिकली क्या होता है, कॉलेज वाला स्टूडेंट्स जो सीनियर्स होते हैं अपने सीनियर्स को अलॉट करता है कि हम लोग कॉलेज फेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम बहुत स्पॉन्सर किए थे बहुत स्कूल्स में रिगार्डिंग माई क्लासेज एंड ऑल। तो होता क्या है कि वो लोग आते हैं, वो लोग बोलते हैं आप स्पॉन्सर करेंगे, वो लोग ऑफर देते हैं। क्या ऑफर रहता है कि अगर तुम 2,000 रुपया दिया तो मेरे मैगजीन के एकदम खोपचा में एक ठो तेरा वो डाल देंगे लोगो, ठीक है। थोड़ा और रुपया दिया तो तेरा नाम दिखेगा, थोड़ा और रुपया दिया तो तेरा बैनर लगा देंगे, थोड़ा और दिया तो पूरा मेन तुम ही रहेगा, मेन मतलब फेस्ट में ऑर्गेनाइज्ड बाई ये, समझ रहा है, एडवर्टाइजमेंट पर्पस। तो ये तो सर्विस देना ना मेरे को कि तुम आओ अपना ऐड करो। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस गिवन बाय एनी पर्सन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्ट फर्म, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज। गाइस आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये 4 सर्विस याद करें एक बार। देखिए आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो होता है इसमें बिजनेस एंटिटी को अगर सर्विस दे रहा होता है। अब क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस टू सिचुएशंस चार्जिंग होता है, ठीक है। केस दोनों जगह बट के आएगा तो दोनों को देना पड़ेगा। दो पार्टी होंगे ना, ऑब्वियसली दो पार्टी होंगे तो दोनों पार्टी। ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है सर, एडवोकेट नहीं है ये ट्राइब्यूनल है। ट्राइब्यूनल मतलब समझे, कोर्ट, कोर्ट दे रहा है सर्विसेज, ठीक है। किसको दे रहा है? बिजनेस एंटिटीज को। ये ट्राइब्यूनल है, ये कोई एक जगह बैठता बहुत कम ही, एक जगह ये घूमता रहता है, ठीक है। ये वो वाला है, क्योंकि अगर वो बैठ रहा है तो फिर वो कोर्ट ही है, फिर झमेला क्यों कर रहे हैं आप लोग, कोर्ट ही जाइए। ये ट्राइब्यूनल है, आर्बिट्रेटर्स बोलते हैं, आप फाइनल में पढ़ोगे आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट। देयर इज एन एक्ट कॉल्ड आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट, ठीक है। ओह तुम लोग तो सीएमए है, नहीं तुम लोग नहीं पढ़ेगा, सीएस वाला पढ़ेगा। अच्छा है, रिलैक्स रहो। नेक्स्ट आ जाओ, क्या? सर्विस। नेक्स्ट क्या बोलो? सर्विस। वो तो समझ रहे सर, सर्विस देगा, देने वाला कौन है? मतलब अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस देता है किसी बिजनेस एंटिटी को, बोले ना शर्म आता है गवर्नमेंट को खुद का पैसा खुद लेने में, इसीलिए देता किसको है? भाई तू दे, रिवर्स चार्ज लगेगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखो तो रेफर नोट लिखा है ना, रेफर नोट लिखा है ना, नोट 1 दिए नहीं है लेकिन नोट 1 हम पढ़ा दे रहे, हमको आता है। देखिए सर, अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस दे रहा है किसको बोलो? बिजनेस एंटिटी को, क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये जनरल रूल है सर। द जनरल रूल इज दैट एनी सर्विसेज गिवन बाय गवर्नमेंट टू एनी बिजनेस एंटिटी, रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, 4 एक्सेप्शन है। कितना एक्सेप्शन है सर? 4 एक्सेप्शन है, जहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज। भले सर्विस कौन दे रहा है? गवर्नमेंट, फिर भी क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज। दैट इज DART। क्या बोलो? डाट, DART, यस और नो? DART। इसका डिस्कशन थोड़ा सा कर रहे हैं, इसका डिस्कशन एग्जामिनेशन चैप्टर में होगा, बट हम बता रहे हैं कितना एक्सेप्शन है बोलो? डाट। D फॉर डिलीवरी थ्रू स्पीड पोस्ट। वो जो स्पीड पोस्ट सर्विस होता है ना, स्पीड पोस्ट सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज जितना भी है, अगर एक गवर्नमेंट पोस्टल सर्विसेज दे रहा है किसको, तो क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? नंबर 2, एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स। एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स, आप एयरपोर्ट जाते हो भाई, क्या तुम प्राइवेट आप जाते हो, भले इंडिगो से हो या फिर प्राइवेट किसी प्लेन से, लेकिन वहाँ जो सर्विस दे रहा होता है वो कौन दे रहा होता है? गवर्नमेंट दे रहा होता है, ठीक है। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है किसी बिजनेस एंटिटीज को, बिजनेस एंटिटी सर हो सकता है बिजनेस वाला इंपोर्ट करवाया हो कोई गुड्स बाहर से। हम कभी भी बोले बाहर से गुड्स आ रहा है, बाहर से गुड्स तो बाई रोड आएगा नहीं, आइदर शिप पे आएगा, और आ भी रहा है रोड हुआ, बाई रोड तो ज़रूर आएगा, लेकिन आइदर शिप पे आएगा या फिर एयरपोर्ट से आएगा। तो वो जो आ रहा है एयरपोर्ट्स एंड ऑल से, उसको स्टोरेज ये सब का फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो क्या लग जाएगा? फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। थर्ड, रेंटिंग
ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आर क्या बोलो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको दे रहा है, बिजनेस एंटिटीज को, भले ही ये सर्विसेज है लेकिन क्या माना जाएगा, क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज। और नंबर टी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। ये चार केस में सर भले ही गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा बोलो, फॉरवर्ड चार्जेस। यस सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, ठीक है। गवर्नमेंट अपना बस नहीं चलाता है, समझ आ रहा है, तो कभी कभी उसके पैसेंजर इंक्लूड्स बिजनेस एंटिटीज को दे रहा हो तो, समझ आ रहा है। बेसिकली ध्यान से सुनो, अगर ये चार सर्विसेज डायरेक्टली फॉरवर्ड चार्ज, और इसको छोड़ के कोई भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटीज रिवर्स चार्ज। ये आपसे देखना पूछेगा ज़रूर। डी फॉर डिलीवरी थ्रू स्पीड पोस्ट, ठीक है, ये आपके एग्जामिशन चैप्टर में लिखा हुआ है सर, आप एक बार डार्ट लिख के छोड़िए, ठीक है। एयरक्राफ्ट एंड वेसल्स, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, और फिर क्या बोलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। क्लियर हुआ सर। उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन आपको दिख रहा है नोट्स का, दूसरा सर्विस क्या है बोलिए तो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट किसको दे रहा है, फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। सर यहाँ तो आप बोले फॉरवर्ड चार्ज, यहाँ पे बोल रहा है रिवर्स चार्ज। आप पागल है कि हम, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है, यहाँ यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। समझ आ रहा है सर। ऊपर था कि एक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हम बिजनेस एंटिटी को देंगे तो फॉरवर्ड चार्ज, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे एक्सेप्ट बिजनेस एंटिटी तो रिवर्स चार्ज। सर्विस देने वाला कौन है, गवर्नमेंट है। क्लियर हो अच्छी तरह से, येस और नो। लेट्स टेक 5 minutes ब्रेक, ठीक है, देन विल प्रोसीड विद इट। डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी नॉट इन अ कोर्स ऑफ सैलरी, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी नॉट इन अ कोर्स ऑफ सैलरी, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी नॉट इन अ कोर्स ऑफ सैलरी का, सुन, एक डायरेक्टर रखते हो कंपनी में, डायरेक्टर रखते हो तो डायरेक्टर कंपनी में दो तरह का रखा जाता है, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, एक नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, इतना पता है ना। जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, बेसिकली ये होल टाइम डायरेक्टर्स रहते हैं, ठीक है, और मैनेजिंग डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव का जो आते जाते हैं बेसिकली उस हिसाब से रहते हैं। देखिए सपोज करो हम पढ़ा रहे हैं आपको, मेरे को सैलरी मिल रहा है, यानी कि एनी डायरेक्टर विच हैज़ बीन केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। आप पढ़ोगे कि सैलरी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। अब एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई है गाइस, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई जो सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को, क्या जीएसटी लेगा, पागल है वो, नॉर्मल सैलरी मिल जाता है उसको, यस और नो। तो बोलने का मतलब है ऐसा डायरेक्टर जो सर्विस दे रहा है अदर देन इन कोर्स ऑफ सैलरी। फॉर एग्जांपल हम पढ़ा रहे हैं, उसका सैलरी ले रहे हैं, वो एक पर्सपेक्टिव है गाइस, ठीक है। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव क्या आ रहा है बोलो, दूसरा पर्सपेक्टिव क्या आ रहा है गाइस, हम पढ़ा तो पूरा संस्था खोला है, हम पढ़ा रहे हैं वो एक बात है, हम एक लीगल कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं जिसके लिए हम अलग से पैसा लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेमुनरेशन। क्या बोलते हैं, रेमुनरेशन। तो ये जो हम सर्विस दे रहे हैं अदर देन सैलरी वाला, अदर देन सैलरी वाला, तो इस सैलरी पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। होता है सर, हम बहुत जगह पढ़ाते हैं और लीगल कंसल्टेंसीज भी देते हैं, तो पढ़ा रहे हैं वो तो सैलरी बेस्ड हो गया, लेकिन जो अलग से लीगल कंसल्टेंसी दे रहे उसके लिए हम पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो ये सर्विस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। अब देखिए यही वो लिखा है, सर्विस कौन दे रहा है, कंपनी का डायरेक्टर, जो कि नॉट इन अ कोर्स ऑफ सैलरी होना चाहिए। किसको दे रहा है, कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट्स को, समझ आ रहा है। तो इस पर क्या लग जाएगा सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर है। उसके बाद सर आप देखिएगा और भी बहुत सारे सर्विसेज है, देखिए तो क्या है,
सर्विसेज बाय एन इंश्योरेंस एजेंट, सर्विस बाय एन इंश्योरेंस एजेंट। ये इंश्योरेंस एजेंट जो सर्विस देता है इंश्योरेंस कंपनीज को, नहीं देता है, उसी का इंश्योरेंस बेचवाता है, तो एजेंट सर्विस दे रहा है ना एक तरह का, किसको बोलिए। देखिए एजेंट का जब वर्ड आता है तो एजेंट गेट्स अ कमीशन नॉट अ सैलरी, गेटिंग, बट द सर्विस विच ही इज गिविंग इज टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। याद रहेगा आपको। सेम विथ सर्विसेज, एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली सर, यही बात है, बहुत सारे हो सकते हैं इसीलिए हम उस पर डाल रहे हैं। समझ आ रहा है उधर से कितना अच्छा पकड़ लिया कि एजेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, उसी कारण से हो रही है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या देखिए तो रिकवरिंग एजेंट। बैंक ना रिकवरिंग एजेंट्स रखते हैं। आपके फाइनल CMA फाइनल्स में आपको एक लॉ पढ़ाया जाएगा जिसको बेसिकली बोलता है सरफासी। ठीक है, क्या बोलते हैं, सरफासी, सरफासी ऐसे एक लॉ है जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। यहाँ पे आप सीखोगे कि बैंक वाला कैसे रिकवरी करता है आपका NPA के लिए। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जब आप पेमेंट नहीं करते हो तो कैसे रिकवर करता है। तो ये जो बैंक वाले को आप सर्विस देते हो रिकवरिंग एजेंट का, इस पे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। गाइस ये पूरा टॉपिक्स बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट याद करने का है, ठीक है, लेकिन डिस्कस इसलिए कर दे रहे ताकि जल्दी याद हो जाए, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर देखिए आप देख पा रहे हैं हेडिंग क्या लिख रहा है, देखिए तो सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट। हो सकता है हम एक गाना गाए हैं, अब तुम लोग चले गए यही माइक पहन के गाना गाया, गाना हिट हो गया, वो काचा बादाम वाला गाना याद है, वो क्या हुआ है, हिट ही हुआ है ना। तुमको पता है वो इंसान अपना इस लिरिक्स को देने के लिए कितना पैसा कमाया है। T सीरीज वाला उसको प्ले किया गाना, पता है, काचा बादाम वाला जो भी गाया है भाई, तो वो क्या कर रहा है, अपना म्यूजिक को दे रहा है कॉपीराइट, समझ आ रहा है, IPR जिसको बोलते, दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो किसको दे रहा है, अगर किसी म्यूजिक कंपनी को देगा, प्रोड्यूसर को देगा जो लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो वो लोग टैक्स देगा, क्योंकि एक तरह का ये क्या माना जाता है, सर्विस माना जाता है। समझ आ रहा है, यस और नो। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय वे ऑफ ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट रिलेटिंग। आपको याद है हैरी पॉटर, पहले वो बुक था, बाद में उसको दे के परमिशन उस पर क्या बनाया गया, मूवी बनाया गया, ये एक हो सकता है। या फिर एक बुक है, आप इस बुक को पब्लिश करने के लिए किसी पब्लिशर को देते हो कि नहीं, तो आप जो उसको परमिशन देते हो एक तरह का क्या है, सर्विसेज है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। तो लिखा हुआ देखिए, ऑथर किसको दे रहा है, बोलिए पब्लिशर इन इंडिया। लेकिन इसका एक एक्सेप्शंस भी है, आप एक बार एक्सेप्शंस नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे क्या। देखिए रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा अगर ऑथर चाहता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज दे। गाइज आई वुड रिक्वेस्ट ईच पीपल टू मार्क अ लाइन, RCM विल नॉट अप्लाई, नंबर 1, इफ ऑथर वांट्स टू पे फॉरवर्ड चार्ज, उसको नंबर 1 दीजिए। इफ ऑथर वांट्स टू पे फॉरवर्ड चार्ज को नंबर 1 दीजिए, दिए क्या। इफ ऑथर वांट्स टू पे व्हाट, फॉरवर्ड चार्ज को नंबर 1 दीजिए। फिर नंबर 2 क्या दिखेंगे, हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन, इसको क्या देंगे आप, नंबर 2। फिर नंबर 3 क्या लिखेगा, विल नॉट विदड्रॉ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये नंबर 3 दीजिए आप, ठीक है। और लास्ट क्या दीजिएगा, मेक्स अ डिक्लेरेशन इन इनवॉइस्ड इशूड बाय हिम इन फॉर्म नंबर GST INV 1। गाइज इनवॉइस एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें एक फॉर्म है GST INV 1, उसमें डिक्लेरेशन देना पड़ता है। GST का मैं बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, आप लेट है जो जैसे ये और वो, उसको हम बता देते हैं क्या चैप्टर्स का आज की क्लास के बाद, जस्ट 10 मिनट रुक जाइएगा। समझ आया, तो सुनो ना, हम ऑथर है, हम पब्लिशर को दे रहे हैं रिवर्स चार्ज, लेकिन हम ऑथर है, हमको फॉरवर्ड चार्ज पे करने का मन है, हम रजिस्ट्रेशन लेंगे, ठीक है, और हम डिक्लेरेशन भी करेंगे GST INV 1 में, और 1 साल तक हम विड्रॉ नहीं करेंगे तो हम फॉरवर्ड चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये वाला जो 2 टर्म है बहुत सिंपल सा टर्म है। आप देखिए नॉर्मली क्या होता है, आप देखे होंगे या नोटिस किए होंगे, पुराने बिल्डिंग्स जो होते हैं, पुराने बिल्डिंग्स को नए प्रमोटर्स को दे दिया जाता है ताकि वो लोग तोड़ के उसको नया बनाएं।
तो ये जो आप सामने वाले को प्रॉपर्टी हक दे रहे हो प्रमोटर को टू रिकंस्ट्रक्ट इट, क्योंकि क्या होता है ना, पुराने बिल्डिंग्स हो रहे, प्रमोटर का लालच बना जाता है कि इतना बड़ा लैंड है, हम इसको अच्छा से बनाएंगे और आपको हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे और आपको फ्लैट भी देंगे और पैसा भी देंगे, समझ आ रहा है। तो ऑब्वियसली ओनर बोलेगा अब क्या मरने का उम्र आ रहा है, ओल्ड बिल्डिंग लेके करेंगे क्या। बेसिकली प्रमोटर लोग बहुत चालू होता है, टारगेट करता है बूढ़ा ओनर्स को। बूढ़ा ओनर्स होता है ना, मतलब ओल्ड हो गया है, अब वो पुराना घर में और उसका कोई नहीं है, तुरंत टारगेट करेगा, बोलेगा काकू পুরোটা বানিয়ে দিব আপনাকে, দুটো ফ্ল্যাট দিব, এই স্কোয়ার ফিটে পেয়ে যাবেন, অত লাখ টাকা দিয়ে দেবো। वो बूढ़ा आदमी एकदम खुश कि साला पुराना बिल्डिंग मेरा नया हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता तुम भाई पूरा बिल्डिंग का मालिक था, तुमको 2 फ्लैट दे के वो मालिक बना रहा है। और क्या होता है ना, जब आप पूरे बिल्डिंग के मालिक रहते हो, अचानक से 2 फ्लैट देंगे, आपके दिल में दर्द होगा कि क्या हुआ मेरे साथ, भले पैसा मिल रहा हो। नहीं, तो बेसिकली डिस्कशन क्या हो रहा है, बेसिक डिस्कशन ये हो रहा है कि आप प्रमोटर को राइट दे रहे हो या फिर प्रमोटर को लीज पे दे रहे हो लैंड बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ये जो आप दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो ना, यस और नो, प्रॉपर्टी थोड़ी ना दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, उसको क्या करने को बोलो, बनाने के लिए। तो ये जो सर्विस दे रहे हो, इस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। अब एक सच बता, ये लोग तो अनरजिस्टर्ड ही रहेगा ना, जिसको दे रहा, हाँ जिसको दे रहा है प्रमोटर वो तो रजिस्टर्ड होगा ना, यस और नो। तो ये 9(3) की 9(4) नोटिफाइड सप्लाई हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, या समझ आ रहा है क्या हो रहा है। तो देखिए, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन, एनी पर्सन किसको दे रहे हैं, प्रमोटर को, या फिर आप लॉन्ग टर्म लीज के लिए दे रहे हैं 30 साल या ज़्यादा, एनी पर्सन टू प्रमोटर। बेसिकली 30 साल बोला जाता है, लेकिन प्रमोटर 30 साल नहीं लगाता। आज के प्रमोटर 30 साल लगाएंगे घर बनाने के लिए, तब तक तो चल बसेगा वो, ठीक है। 2 से मैक्सिमम 2 से 3 साल लगता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है क्या ना, है ना, प्रमोटर रजिस्टर्ड है, ठीक है, देने एनी पर्सन तो अनरजिस्टर्ड हो सकता है, ठीक है। अब देखो, लेंडर ऑफ सिक्योरिटीज, लेंडर ऑफ सिक्योरिटीज, कभी कभी ना हम लोग डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन में, जो चैप्टर 3 अपना, आज नहीं करेंगे, आज का क्लास यहीं एंड होगा। लेंडर ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होता है, आप कभी कभी अपने सिक्योरिटीज़ को लेंड करके पैसा बोरो करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज़ को लेंड करके, ठीक है। तो लेंडर ऑफ सिक्योरिटीज़ जो सिक्योरिटी लेंड करता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सिक्योरिटी आपको लैंड कर, मतलब आपको जो शेयर्स या डिबेंचर वो आपको उधार पे दिया जा रहा है। तो लेंडर ऑफ सिक्योरिटी थ्रू अप्रूव्ड इंटरमीडियरीज, बोरोवर्स, किसको दे रहे हैं, बोरोवर्स, क्या लगेगा बोलो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।